टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक एसओपीज़ को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए फैसले किए गए और स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज एक जो बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं वो उसी श्रृंखला का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और आज हमें दर्शाता है कि हमारी पैंडेमिक की ओवरऑल सूरत कैसी है, कितने जन इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये भी क्लियर है कि जैसे हम पिछली सिचुएशन में थे, एंड ऑफ मई में जो सिचुएशन थी 0.73 का इंसिडेंस पाया गया था देश में, आज हम लगभग 7% पे पहुंच गए हैं। तो दोनों तरफ से इसको हमें देखना है। पहला तो ये देखना है कि जो मेजर्स लिए गए उन मेजर्स को अपनाते हुए देश ने इस पेंडेमिक को बहुत 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 हद तक कंट्रोल में रखा है, मॉर्टेलिटी को कंट्रोल में रखा है, लाइफ चल रही है, अनलॉक हुए हैं सक्सेसफुल, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल पड़ी हैं बहुत बहुत हद तक, और उसके बावजूद भी इस पेंडेमिक को इस लेवल पे रखा है कि जो कि संभली हुई है। तो एक हिस्सा ये है जिसके लिए कि हम सब अपने आप को भाग्यशाली भी मान सकते हैं और हमारी लीडरशिप और पीपल ऑफ इंडिया को इसका क्रेडिट देते हैं। दूसरी साइड से ये भी दिखाई देता है कि अभी भी 90% के लगभग या उससे भी ज़्यादा हम सब जो हैं इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। हम ससेप्टिबल हैं, हमारे वास्ट पॉपुलेशन जो है वो अभी ससेप्टिबल टू दिस वायरस है। ये रिस्क हम पर बना हुआ है। इस रिस्क को हमने समझने का और फेस करने का भी एक्सपीरियंस खूब गेन कर लिया है और हम जानते हैं कि इसकी जो साइंटिफिक अप्रोच है, अपने आप को बचाने की अप्रोच है, सर्वेलेंस और कंटेनमेंट की अप्रोच है, उसके बाद में जो टेस्टिंग से हम आगे बढ़ते हैं, ट्रैक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कॉन्टैक्ट्स को ढूंढते हैं, जो बीमार होता है उसको पकड़ते हैं। तो ये जब सारी व्यवस्था को, सारे सिस्टम को हम आके लेके चलते हैं तो हमें ये भी लगता है कि आगे हम ससेप्टेबल हैं लेकिन हम इसको संभल सकते हैं, बचा सकते हैं। ये भी हमारे सामने आता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी वायरस को कंटेन करने की, सप्रेस करने की सिस्टमैटिकली ली गई, जिसमें कि लॉकडाउन एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसे वक्त पे किया गया है जबकि बिल्कुल एक्सपोनेंशियल राइज हो रही थी और भविष्यवाणियाँ की जा रही थी कि इसका पीक जो है जून तक आ जाएगा और करोड़ों लोग अफेक्ट हो जाएंगे। उस स्टेट में कि जब हमारी प्रिपरेशन एक और तरह की थी, हमारी तैयारी एक और तरह की थी और उससे बचते बचते, कंट्रोल में रखते रखते आज हम 9 महीने इस पेंडेमिक में पहुँचे हैं। और जैसा कि दर्शाया गया है उसका बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव एस्टिमेट आपके सामने है कि हम 7% के करीब एडल्ट्स में अभी तक आई है ये पेंडेमिक, 90% से ज़्यादा अभी भी ससेप्टेबल है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन ये याद रहना चाहिए, जैसे डॉक्टर भार्गव ने कहा, कि आगे जो विंटर का महीना आएगा, ये लगता है कि रेस्पिरेटरी वायरसेस इसमें खुश रहते हैं और अपना प्रकोप ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये एक मानी हुई चीज़ है। इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ये बीमारियाँ सर्दी की बीमारियाँ हैं, हम बचपन से जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए जो अगले 3, 4, 5 महीने आ रहे हैं, इसमें हमें अपनी ताकत पूरी लगानी है कि ये पेंडेमिक जैसे थोड़ा सा स्टेबलाइज होना दिखना शुरू हुआ है, उसको रुके और नीचे की तरफ आए। डिक्लाइन इसमें आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो भागीदारी है हम सबकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सरकार ने कंटेनमेंट करना, सर्वेलेंस करना, टेस्टिंग की व्यवस्था बनाना, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था बनाना, अपने आप को कॉर्डन ऑफ करना, एजुकेट करना, वो सब हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम सब की जो अल्टीमेट जिम्मेवारी आती है, इन्फेक्शन है तो मुझे ही एज एन इंडिविजुअल पकड़ना है, तो उसमें मेरा क्या रोल है। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि उसको क्या हम सारे अपना सकते हैं। 2 गज की दूरी की बात हो, 100% मास्क की बात हो, ये और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है इस माहौल की वजह से, विंटर के महीने की वजह से, आने वाले त्योहारों की वजह से, और उसके साथ जो डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उससे हमें जो पूरी तरह से सजग रहने की शिक्षा मिलती है। तो उसको लेके हमें ये पॉजिटिव जो हमारे
सोशल वैक्सीन को अपनाना है, जैसे राजेश भूषण जी हमेशा कहते हैं, अपने आप को बचाना है, कोविड से बिहेवियर लाना है, उसकी जिम्मेवारी हमारी बढ़ जाती है। पिछले हफ्ते बहुत ज़ोरों से हमने एम्फेसाइज़ किया था कि हम सब मास्क अपनाएंगे, 100% मास्क अपनाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली दूरी भी दूसरों के ऊपर भी निर्भर करती है, लेकिन मास्क तो मेरे अपने हाथ में है। अल्टीमेटली तो वायरस ने इसी रास्ते से जाना है, इसलिए हम फिर आज दोबारा अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि हम 100% मास्क अपनाएंगे, 2 गज़ की दूरी को अपनाएंगे, हम हाथ की सफाई, हाथ को साफ रखना, थूकना नहीं है, इन चीज़ों को अपने से दूर रखेंगे। और जो आने वाला वक्त आ रहा है उसमें मास्क वाली पूजा इस बारी होगी, मास्क वाली छठ का फेस्टिवल होगा, मास्क वाली ईद होगी, मास्क वाला दशहरा होगा, मास्क वाली दिवाली होगी। ये हम सबके हित में है, इस बात को प्लीज़ आगे बढ़ाइए। और जो आज साइंटिफिक बेसिस हमने दिया है ये क्लियर कर देता है कि हमारी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है 90%, 1 आउट ऑफ 9 अभी भी हम ससेप्टेबल हैं। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो खतरा है, और भयानक खतरा भी। ये भी याद रहे कि वही निमोनिया गर्मी के मौसम में कम सीवियर होता है, सर्दी के मौसम में ज़्यादा सीवियर होता है। जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, चाहे ओल्ड एज वाले हों या बच्चा हो या और हो, या विंटर में ये बीमारियां होती हैं तो उसका प्रकोप ज़्यादा होता है। और हमें ये भी कुछ अर्ली साइंस मिल रहे हैं कि अब हम सीवियर बीमारी भी डिटेक्ट कर रहे हैं जो अस्पतालों में आ रही हैं, ऐसा भी हमारे क्लिनिशियन कलीग्स हमें बताए जाते हैं। बड़े ग्रुप में नहीं इकट्ठे होना है, लार्ज गैदरिंग्स नहीं होने देनी है, बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस नहीं होनी देनी है। और मैं चाहूँगा कि जो समाज के बड़े लोग हैं वो भी इसके बारे में अपील करें कि जो हम त्यौहार मनाएं वो सजग होकर मनाएं, थोड़ा रश करके मनाएं, छोटे ग्रुप में मनाएं, ये हमारे हित में है। बाज़ारों की भीड़ और सेलिब्रेशन की भीड़ से हमें नुकसान पहुंच सकता है, ये हमें याद रहना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आज एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन रिलीज़ हुई हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर बनाई गई हैं। इन गाइडलाइन को हम सेफ वर्क प्लेस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट कह रहे हैं। ये सुबह 2 माननीय मंत्री जी ने, मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दोनों ने रिलीज़ करी हैं। इसका मकसद भी वही है जिस बात की चर्चा अब अभी हम कर रहे हैं। हमारे देश के मज़दूर 50 करोड़, शायद इससे भी ज़्यादा, इस देश के इकॉनमी को चला रहे हैं, इस देश का प्रोडक्शन लाइन को चला रहे हैं, इस देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन जब हम कारखाने में काम करते हैं या वर्कशॉप में काम करते हैं या बड़े कारखाने में काम करते हैं तो लोगों से कांटेक्ट होता है, इन्फेक्शन एक से दूसरे को लगने का चांस हो जाता है। ये वर्क प्लेस है, हर एक वर्क प्लेस जो है वो ऑफिस नहीं होता या स्कूल नहीं होता, ये एक यूनिक वर्क प्लेस है। हमारी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्री है। तो ये गाइडलाइन हमें बताती हैं कि मेरी जिम्मेवारी एज अ वर्कर क्या है, मुझे अपने आप को कैसे बचाना है, और मेरी जिम्मेवारी एज एम्प्लॉयर क्या है कि मैं कैसा माहौल क्रिएट करूं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका भी संज्ञान लीजिए। ये दोनों मिनिस्ट्रीज़ के वेबसाइट पे अवेलेबल है, और इसमें जो मैसेजेस हैं उनको उस सिचुएशन के हिसाब से टेलर मेक किया गया है कि मज़दूर भाई बहन हमारे संक्रमण से बचे, अवेयरनेस अच्छी हो, उनके परिवार इस संक्रमण से बचे, वो भी सेफ़ हों, और कोई उनको वेज लॉस नहीं हो, कोई छुट्टी लेनी ना पड़े, स्वस्थ होकर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हुए देश की सेवा करें। तो उसमें ये गाइडलाइन अच्छी साबित होंगी। और ये सोचिए कि बहुत बड़ा जनसमूह है ये, हमारी वर्कफोर्स जो है, लेबर वर्कफोर्स करोड़ों की है। तो इसको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मानता हूँ, और उसी श्रृंखला में एक बड़ा कदम है कि हमारे बिहेवियर जो हैं वो कोविड सेफ हों, कोविड से हम बचें। और यही ये वक्त जितना भी निकल जाए अपने आप को बचा के, और ख़ासकर जो आने वाले महीने हैं इनमें से हम अगर बच सकें तो ये जो ट्रेंड सेक्रेटरी साहब ने दिखाया है कि थोड़ा सा ट्रेंड दिखना शुरू हुआ कि स्टेबलाइजेशन हो रही है, ऐसा ना हो कि हम ये गेन लूज़ कर जाए। हमें याद रहना चाहिए कि दुनिया में भी सेकंड पीक आ रही है। हमने दिल्ली में भी सेकंड पीक देख ली, केरल में भी देख ली, पंजाब में भी देख ली। तो ये डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि एक बार ही स्टेबलाइज कुछ होता है तो क्या हमेशा रहेगा। हम सजग होंगे तभी रुकेगा, हम सप्रेस करेंगे इस वायरस को तभी रुकेगा।
इसलिए सजग रहना, अपनी तैयारी रखनी और कोविड के से बिहेवियर्स को अपनाना हम सब की जिम्मेवारी है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। Sir, based on the media reports, there is a question. Will the government of India have 80,000 crores available over the next 1 year? Because that is the amount which is required to buy and distribute vaccine to everyone in the country. स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान एक ट्वीट की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें इस राशि का उल्लेख है। जिन्होंने ये ट्वीट किया था उन्होंने तत्काल उसके बाद एक फिर से ट्वीट करके कहा कि उनको देश की सरकार पर पूरा भरोसा है और वो ये मान के चलते हैं कि राशि की व्यवस्था कर ली गई होगी। तो ये तो ट्वीट से संबंधित है, लेकिन जहाँ तक 80,000 रुपये के गणित का प्रश्न है, उस गणित से हम लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊँगा। भारत सरकार ने एक नेशनल एक्सपर्ट कमेटी ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है, जो डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में है, और उसका को चेयर सचिव स्वास्थ्य के रूप में मैं हूँ, जिसकी अब तक लगभग 5 बैठकें हो चुकी हैं। इसके छोटे समूह भी हैं, उन समूहों की भी 4-5 बैठकें हो चुकी हैं। उसमें हमने पॉपुलेशन के प्रायोरिटाइजेशन और उस प्रायोरिटी के आधार पर जो प्रस्तावित स्टैगर्ड इम्यूनाइजेशन की व्यवस्था होगी, उस पर कितनी राशि व्यय होगी, उसकी गणना की है और पर्याप्त राशि सरकार के संसाधनों में उपलब्ध है। वर्तमान समय में मैं केवल ये आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। 17. सर, मेरा सवाल हेल्थ सेक्रेटरी से है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राज्यों में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं जहाँ कोरोना का इलाज होता है, एक इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा डिमांड है रेमडेसिविर की, और आज बीजेपी के एक सांसद ने अपनी सांसद निधि 1.5 करोड़ रुपए इस इंजेक्शन के लिए दी है। तो क्या सरकारी अस्पतालों में इस इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है,